Good morning, students. In today's class, we are discussing about importance of management. As you know, we are studying first chapter, management nature, significance, and scope. So, in today's class, we are going to discuss importance of management. So, बात कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंस की. तो इम्पोर्टेंस जो है उसमें एक टेबल बनी हुई है हमारे पास बुक में, और बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की. तो व्हाट इज लिबरलाइजेशन? क्वेश्चन यही आ जाता है सबसे पहला कि लिबरलाइजेशन क्या है. 1991 में हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की. हम प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की फिलहाल यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, बट वो भी समझेंगे. लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने बिजनेस स्टार्ट करने और बिजनेस रन करने को लेकर कुछ नहीं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे. लाइसेंसिंग प्रोसीजर हुआ करता था. दैट मींस कि टू स्टार्ट अ बिजनेस यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. व्हेन यू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, यू मतलब बिजनेस को चाहे डाइवर्सिफाई करो, डेवलप करो, एक्सपेंड करो, you need approval from the government. So 1991 में कुछ सेक्टर को छोड़ देते हैं, ठीक है, जैसे कि रेलवे गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, एटॉमिक पावर एनर्जी की बात करें वो भी अपने पास रखा, डिफेंस सिस्टम. तो यहाँ लाइसेंस रखा, बाकी को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया. कहा कि आप बिना लाइसेंसिंग प्रोसीजर के बेसिक रेगुलेशंस पूरे करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें तो जो गवर्नमेंट सिक यूनिट्स थी या पब्लिक सेक्टर की जो सिक यूनिट्स थी उन्हें प्राइवेट हैंड्स में दे दिया. उनका जो स्टेक था गवर्नमेंट ने वो प्राइवेट हैंड्स में ट्रांसफर कर दिया. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. सिक यूनिट्स मींस दोज यूनिट्स व्हिच आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस सम इयर्स या सेवरल इयर्स, जो कुछ सालों से प्रॉफिट नहीं कमा कर दे रही थी, जिसे रन चलाना मुश्किल था, वो थी हमारी सिक यूनिट्स. एंड लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन. अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करना ही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन. इन सबका इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ा. तो यहाँ हमारे पास दो टाइम की बात की जाती है, एक तो बिफोर लिबरलाइजेशन एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन. कि आखिर हुआ क्या या क्या फर्क पड़ा. तो हम कुछ फैक्टर के बेसिस पर देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ा मैनेजमेंट या क्या होना चाहिए या क्या सिचुएशन रही. द फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन में नेचर ऑफ मार्केट. अगर हम बात करें तो दो तरह के मार्केट होते हैं, सेलर्स मार्केट एंड बायर्स मार्केट. एक ऐसा मार्केट जहां सेलर्स को प्रमोशन नहीं करना होता, कस्टमर को गुड्स खरीदने पड़ते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स होती नहीं है, तो जो कुछ है सेलर का, तो सेलर्स मार्केट. एक मार्केट जहां बायर इज द किंग ऑफ मार्केट इज नोन एज बायर्स मार्केट. टुडेस मार्केट इज बायर्स मार्केट, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है. सेलर्स मार्केट में होता ये था कि कस्टमर के क्या मार्केट को या एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि बहुत लिमिटेड सेलर्स हुआ करते थे या कई जगह मोनोपोली मतलब एक सेलर हुआ करता था. तो ये सब फेस करना पड़ता था. सेलर्स मार्केट हुआ करता था. क्यों? क्योंकि लिबरलाइजेशन नहीं था. दैट मींस बिजनेस स्टार्ट करने, ये ऐसा क्यों था? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, नंबर ऑफ रेगुलेशंस पूरे करने पड़ते, इसलिए मार्केट सेलर्स हुआ करता था. आज मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ फर्म्स हैं, बहुत सारी, तो कंपटीशन वो सब बात की बात है. लेकिन इसलिए आज क्या है, कस्टमर के पास ऑप्शन एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो कस्टमर को खुश रखना पड़ता है, इसलिए आज का मार्केट बायर्स मार्केट. द सेकंड इज लेवल ऑफ कंपटीशन या टाइप ऑफ कंपटीशन. इन बिफोर लिबरलाइजेशन देयर वर मोनोपोली मींस व्हेन देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर इन द मार्केट, इट इज नोन एज मोनोपोली. क्या होता है कि मोनोपोली में, जैसे कि इंडियन रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोपोली, कि अकेला है, आप अपनी ट्रेन नहीं चला सकते, वहां कोई है नहीं. तो मोनोपोली जो है उसमें क्या होता है कि सेलर मनमानी करता है, प्राइस अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है,
क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर अपने हिसाब से काम करता है, जितना बनाया प्रोडक्शन किया नहीं किया, तो सब मोनोपोली नहीं। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन, a type of competition in which number of firms are available in a market at a time period। एक टाइम पीरियड में एक मार्केट में जब नंबर ऑफ फर्म्स अवेलेबल ऑफर सेम प्रोडक्ट, इट इज नोन एज परफेक्ट कंपटीशन। दैट मींस अगर आप नहीं ले रहे तो किसी दूसरे से ले लूंगा, दूसरा नहीं तो तीसरे से ले लूंगा, तीसरा नहीं तो चौथे से ले लूंगा, तो परफेक्ट कंपटीशन। कब की बात है ये? आफ्टर लिबरलाइजेशन हुई। क्यों हुआ? क्योंकि लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए, यहां नहीं थे, यहां मतलब रेस्ट्रिक्शंस थे, इस वजह से मोनोपोली थे। द नेक्स्ट इज कंपटीशन बेसिस। ये कंपटीशन क्यों था? क्योंकि यह कंपटीशन ये जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है कि लाइसेंसिंग एंड रिजर्वेशन की बात की जा रही है। लाइसेंसिंग एंड रिजर्वेशन की पहले रिजर्वेशन हुआ करता था कि ये सेक्टर गवर्नमेंट के पास चलेगा, गवर्नमेंट ये टेक ओवर करेगी, गवर्नमेंट ही चलेगी। लाइसेंस का मतलब आपको चलाना है तो लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये क्या है? हमारा सिस्टम चलता है। तो लाइसेंसिंग और रिजर्वेशन की वजह से ये मार्केट की कंडीशंस चला करती थी। नेक्स्ट आता है हमारा कि इसमें आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग प्रोसीजर खत्म कर दिया, लाइसेंस भी तो परफेक्ट कंपटीशन, और परफेक्ट कंपटीशन तो बायर्स मार्केट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो वो सिंपल सी चीज है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। हम ये टेबल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये आज के जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस के वो समझ में आ सके मैनेजमेंट के। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, कि पहले के बिजनेस के बिफोर लिबरलाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ करते थे? अगर हम बात करें तो पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि हमने कहा ना मोनोपोली है, मैं केवल अपने बारे में सोचता था, मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। लेकिन आज जहां नंबर ऑफ फर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर मैंने केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचा तो लोग मुझे मेरी फर्म से किसी दूसरी फर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आज के टाइम में क्या करना पड़ता है? सैटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स। दैट मींस स्टेक होल्डर वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है, आज भी पढ़ रहे हैं कि वो पर्सन जिनका स्टेक है, स्टेक मतलब हिस्सा है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो होता है स्टेक होल्डर। आज हमें गवर्नमेंट का भी, कस्टमर का भी, कॉम्पिटिटर का भी, रॉ मटेरियल सप्लायर का भी, सबका ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट सिनेरियो चेंज हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आइए अपनी मेन बात कि आखिर क्या चेंज हुआ मैनेजमेंट में। पहले मैनेजमेंट करना सेकेंडरी हुआ था, कि किया तो किया, नहीं तो ज्यादा वेटेज नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारा है, मोनोपोली है, तो जो कुछ है वो सब हमारा, तो क्या है? सेकेंडरी हो गया। अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आज जहां हमारे कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, हजारों फर्म्स हैं सामने, तो अगर आपने अच्छी क्वालिटी का बुक नहीं दिया, रीजनेबल प्राइस नहीं रखी, कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं किया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं किया, तो आप इस कंपटीशन वाले सर्वाइव में एक ऐसा कंपटीशन जहां कट थ्रॉट कंपटीशन, हिंदी में बोलते हैं गला काट प्रतियोगिता, कि आगे बढ़ने के लिए गला भी काटा जा सकता है। मतलब ये इस सेंस में कि हाँ आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो ऐसे में मैनेजमेंट आज के टाइम में प्राइमरी हो गया। प्राइमरी का मतलब करना ही पड़ेगा। हमारा मेन ध्यान है कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस हो गई है कि मैनेजमेंट को करना ही करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई एमबीए और जो मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी आज के टाइम में बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस सेकेंडरी हुआ करती थी, तो ट्रेडिशनल मेथड्स मतलब जो चलता हुआ आ रहा है पुराने टाइम से, वही मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग यूज कर लेते थे, मैनेजमेंट कर लेते थे। लेकिन आज अगर आप इस कंपटीशन में मॉडर्न टेक्निक यूज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस पीछे रह जाएगा। तो इस वजह से मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करना बहुत 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 जरूरी है। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल और ये है हमारा मॉडर्न। को समझने वाली बात है, दो कंपैरिजन इसलिए क्योंकि जैसे ही लिबरलाइजेशन आया, आप लोग देखिए मार्केट पूरा चेंज हो गया। सेलर मार्केट बायर्स मार्केट में कन्वर्ट हो गई, मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन में कन्वर्ट हो गई, लाइसेंस एंड रिजर्वेशन खत्म हो गया तो
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेटिस्फेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स चला गया, सेकेंडरी से प्राइमरी में चले गए, ट्रेडिशनल से मॉडर्न टेक्निक में हम लोग चले। तो ये जो टेबल है ये कंपैरिजन बताती है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की, आखिर किस वजह से मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में चेंजेस आए। तो देखो ये चेंजेस आए, इस हमने ये चेंजेस देखे। तो इन चेंजेस का जो कंक्लूजन है वो हमारे सामने यहाँ है कि अब क्या होने वाला है, या फिर किस हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम लोग मैनेजमेंट करेंगे। सो these are the importance of management in today's time or present time. The first one is to face competition. As you know, now today is perfect competition. That means number of firms are available. Like toothbrush से लेकर toothpaste देख लो, soaps देख लो, soft drinks देख लो, furniture देख लो, कुछ भी, even AC, TV, electronics देख लो। आज देखिए कि आज मार्केट में किसी भी तरह के गुड्स की नंबर ऑफ फर्म्स अवेलेबल है। तो ऐसे में आपका बिजनेस क्यों आगे जाएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैनेजमेंट करना होगा। और हमने पढ़ा है मैनेजमेंट में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में कि हम कॉस्ट को मिनिमम करेंगे, प्राइस को रीजनेबल रखेंगे, रेम्यूनरेशन भी देंगे, क्वालिटी गुड्स भी देंगे, रीजनेबल प्राइस भी रखेंगे, राइट टाइम राइट प्लेस पर भी देंगे। तो फायदा क्या कि अगर कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर राजा है, तो कस्टमर आपको आगे कंपटीशन में, इस कंपटीशन वाले मार्केट में सरवाइव करने में आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आप कस्टमर को सोचकर ही काम कर रहे हैं और इसके लिए सोचेंगे किसके थ्रू? मैनेजमेंट के थ्रू। इज इट क्लियर? सिंपल सा है कि अगर आपको कंपटीशन फेस करना है तो आपको मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा। The next is for development of resources. दो बातें हैं कि एक तो डेवलपमेंट, दूसरा बाहर मार्केट में। यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है खुद के रिसोर्सेज की। देखो कि आपने अपने आप को कितना डेवलप किया। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक है, ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनामिक बनाएगा। दैट मीन्स कि आपका डेवलपमेंट जो है किसके थ्रू पॉसिबल है? मैनेजमेंट के थ्रू। अब जितने ज्यादा अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं, जितने ज्यादा, लाइक एक एग्जांपल ले लेते, एक इंसान, एक लेबर को आपने रखा हुआ, क्या वो नई मशीन पर डायरेक्ट काम कर सकता है? नहीं, उसे ट्रेन करना होगा, आपको उसको क्या करना होगा? डेवलप करना होगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट से ही आप आज के एनवायरनमेंट में इजीली ढल जाओगे, वरना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज यू नो, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कितनी बड़ी कंपनियों के लेवल पर जाकर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाता है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उसको भी अगर आपने वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया, तो ये आपके लिए लॉस लेकर आ सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लाइन भी कर सकते हैं मार्केट में। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये हमें कौन सिखाता है? मैनेजमेंट सिखाता है। इसके लिए हम प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करते हैं, वो हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि काम दोबारा डुप्लीकेट नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? सिंपल सा है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। यही क्या है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल। द नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन जो है ये समझना। इनोवेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, समथिंग न्यू एंड बेटर। कि पहले से कुछ नया और जो बेहतर है वही क्या है? इनोवेशन है। क्यों जरूरी है इनोवेशन? क्योंकि मार्केट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और अगर आप चेंज नहीं हुए तो क्या है कि इनोवेशन करना जरूरी है। इनोवेशन नहीं करेंगे तो मार्केट में सरवाइव नहीं करेंगे। इसका एक एग्जांपल है आपके सामने, नोकिया कंपनी। एक जीता जाता एग्जांपल है कि एक टाइम था नोकिया का फोन की मतलब क्रेडिबिलिटी बहुत, क्योंकि हैंग नहीं होना, मतलब बहुत अच्छे चलते थे नोकिया के फोन।
मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ, एंड्रॉइड फोन्स की डिमांड बढ़ी, लेकिन नोकिया ने नहीं की, इनोवेशन नहीं किया एंड्रॉइड में, तो क्या हुआ? आज आप जानते हैं कि नोकिया की डिमांड कितनी है। मार्केट ने इसको उठाकर बाहर मतलब बाहर तो नहीं कर पाए, लेकिन बिल्कुल नीचे कर दिया, क्योंकि आज जो छोटे कीपैड वाले फोन होते हैं उसमें चल रहा है। लेकिन स्मार्टफोन्स की बात करें तो डिमांड बहुत कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। इट्स जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इनोवेशन की अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि इनोवेशन करेंगे कैसे? इनोवेशन करेंगे मैनेजमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन में आ जाता है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट में आपको इनोवेशन करना जरूरी है। वो अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको मिल जाएगा इनोवेशन। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन जीडीपी। अब सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अपने हमारी कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। जीडीपी इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपकी कंट्री की प्रोडक्शन और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी वगैरह इन सब की बातें करती है। ठीक है, तो जीडीपी में इंक्रीमेंट से क्या होगा कि आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, जो कि अच्छी बात है। जितना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, देखो इकोनॉमी बिजनेस पर डिपेंडेंट होती है। जैसे कि आप लोग जानते हो लॉकडाउन में क्या हुआ? बिजनेस बंद होते ही इकोनॉमी डाउन चली गई। वैसे क्या होगा अगर जीडीपी मतलब कंट्री का डेवलपमेंट जो है वो बिजनेस पर डिपेंडेंट होता है। बिजनेस की ग्रोथ सर्वाइवल किससे हो रही है? मैनेजमेंट से, तो जीडीपी में भी हेल्प मिलेगी। एंड द लास्ट स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। इस सोसाइटी में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सोसाइटी में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अगर सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, क्वालिटी गुड्स मिल रहे हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है, तो सोसाइटी भी क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। तो बात कर रहे हैं ये है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क। थैंक यू।